गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस और हम आज डिस्कस कर रहे हैं 23 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो आज का करेंट अफेयर्स का जो सेशन है वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस के बारे में। आप लोग ने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके शहर में, आसपास आपके सिटीज़ में कई सारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, मतलब पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, होते हैं ना, तालाब है, कुएं हैं, रिजर्वायर्स, ये सब क्या होती हैं? वाटर बॉडीज़ होती हैं। तो पहली बार इनकी गणना की गई, फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस किया गया और बताया गया कि कितनी वाटर बॉडी किस स्टेट में है। इसके अलावा कितनी वाटर बॉडी है जिनका इंक्रोचमेंट हुआ है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण हो गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई तालाब होता है तो उसके आजू बाजू कई सारी बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं और उसके एरिया को कब्जा कर लिया जाता है, जिसको आप इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण कहते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो हमें देखना है कौन सा राज्य है जो कि फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, चाहे वो इंक्रोचमेंट में हो, चाहे वो कंजर्वेशन वर्क में हो, या फिर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ में हो। वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको कई सारे रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट में देंगे। अगर आपको 23 अप्रैल का करेंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे सीए की पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। क्लियर है? अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे डाउट आ रहा था सवाल को लेकर, तो जो सवाल हमने बुकलेट इशू की है, जो जारी की है, जिसमें आपको जनवरी से लेके मार्च 2023 के 300 टॉप एमसीक्यू मिल जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही है, ये केवल सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही है, इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कल इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द हिस्ट्री सीरीज़। मैंने आप लोगों की एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस देखने के लिए, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया और एक टेस्ट सीरीज़ जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए शुरू की है, टू द पॉइंट है। तो वो टेस्ट सीरीज़ मैंने यहाँ पे बेसिकली आपके लिए शुरू की है हिस्ट्री की। आप लोग ने आई थिंक पहला लेक्चर देख लिया होगा, पोर्चुगल इन इंडिया। अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो ही सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रह पाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल के हम करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। आज का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो 23 अप्रैल को हर साल यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या है? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। इंडिजीनियस लैंग्वेजेस इसकी क्या है? थीम है। ठीक है, अब आप लोग ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, सुना है ना? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती है? तो कोई भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में ऐसी कोई साइट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा एंड फाउना मतलब एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, और ऐसी स्पीसीज प्लांट और एनिमल की पाई जाती है जो कि इंडेंजर हो या क्रिटिकली इंडेंजर हो और उनके प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत हो। तो ऐसी साइट्स को हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल को 4 यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिली हैं। तो अब वेस्ट बंगाल में टोटल 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गई हैं। पहले 4 थे, 4 और नोटिफाई कर दी गई। तो टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो जाएंगी वेस्ट बंगाल में वो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो क्वेश्चन बनेगा, बताइए किस राज्य में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है? तो आपका आंसर अब वेस्ट बंगाल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसी न्यूज़ पे हम डिस्कस करते हैं 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। रिसेंटली वेस्ट बंगाल को नोटिफाई किया गया है 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइट्स वेस्ट बंगाल में 8 हो गई हैं। ये सारा काम कैसे किया जाता है? तो ये सारा काम जो है वो अंडर द सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जो आपका 2002 का एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 37 के अंदर हम ये काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन और लोकल बॉडी की कंसल्टेशन के बाद किसी भी एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। अब वो 4 नई साइट्स कौन सी हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 नई साइट पे पहली जो साइट आपको याद रखनी है वो है अमखोई फॉसिल पार्क। अमखोई फॉसिल पार्क जो कि इलाम बाजार
इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है अमखोई फॉसिल पार्क, जो कि 10 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है और जो कि आपका पैलियो बोटानिकल फीचर्स रखता है, मतलब पहले समय के जो बोटेनिकल फीचर्स रखने वाला कह सकते हैं कि जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है अमखोई फॉसिल पार्क, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ये वेस्ट बंगाल का पहला वुड फॉसिल पार्क है, ये वेस्ट बंगाल का पहला वुड फॉसिल पार्क है और इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया है। क्या नाम है? अमखोई फॉसिल पार्क, अमखोई फॉसिल पार्क, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन कैंपस। तो स्टेट का जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उस कैंपस को भी हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि कहाँ आता है? नादिया में आता है। इसके अलावा चार बालीदंगा जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और अगली बात आती है यहाँ पे नामथिंग पोखर जो कि दार्जिलिंग में है, नामथिंग पोखर जो कि कहाँ है? दार्जिलिंग में है। तो ये 4 साइट्स है जिनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाई किया है वेस्ट बंगाल में। इसके पहले ऑलरेडी 4 साइट वेस्ट बंगाल में थी। वो 4 साइट कौन कौन सी थी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनेश्वर शिव धींगी इन कूच बिहार, तोंगलू एंड धोत्रे इन दार्जिलिंग एंड चिल्की घर कनक दुर्गा इन झारग्राम। ये 4 साइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर की गई थी, तो 2007 में डिक्लेयर की गई थी। किसे डिक्लेयर किया गया था? तो डिक्लेयर किया गया था नल्लूर इमली ग्रुप को, नल्लूर टैमरिड ग्रुप बेंगलुरु को पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया की बनाया था 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनटीआरओ। एनटीआरओ का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की। इसके काम करने की भी सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे देश की दूसरी जो रिसर्च एजेंसीज है ना, जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करें, सीबीआई के बारे में बात करें, तो जो भी हमारी रिसर्च और एनालिसिस बिंग है, रॉ है, जैसे काम करती है, उनके जो नॉर्म्स होते हैं कंडक्ट के, वैसे ही एनटीआरओ के भी प्रोसीजर होती है काम करने की। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 2004 में किया गया था और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करने वाली एजेंसी है, जिसका हेड ऑफिस आपको नई दिल्ली में मिलेगा। बेसिकली ये रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करती है एनटीआरओ। तो एनटीआरओ के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्वेश्चन ये है कि एनटीआरओ का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा जो कि एक्टिंग चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे एनटीआरओ के, अब इन्हें फाइनली चेयरमैन बना दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अरुण सिन्हा का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमारे देश में मिसाइल सिस्टम डेवलप होती हैं, हमारे देश में जो गन बारूद वगैरह बनते हैं, उनका एक सेंटर, एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत डायनेमिक लिमिटेड है। इसका हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में मिलेगा। 1970 में 1970 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के नए सीएमडी किसे बनाया गया है? तो नया सीएमडी बनाया गया है यहाँ पर ए माधव राव को। ए माधव राव जो हैं वो सीएमडी बन गए हैं भारत डायनेमिक लिमिटेड के। ये माधव राव जी की फोटो है, ठीक है। अगले हैं माधव पाई। वो माधव राव हैं, ये माधव पाई है। इन्हें बनाया है WRI इंडिया का CEO। तो पहला क्वेश्चन, WRI क्या है? WRI इंडिया क्या है? तो WRI मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। WRI का मतलब क्या है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इंडिया का मतलब कि जो इसका सेंटर इंडिया में है ना, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है और 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के नए CEO किसे बनाया गया है? तो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है यहाँ पे माधव पाई को बनाया गया है। और इन्होंने OP अग्रवाल को रिप्लेस किया है। किसे रिप्लेस किया है? OP अग्रवाल को रिप्लेस किया है। तो ये तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हो गई थी। आइए अब कुछ और पर्सन्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभी देखिए 24 अप्रैल आ रहा है, ठीक है ना। 24 अप्रैल को क्या होता है? सचिन तेंदुलकर जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे होता है। 50वां बर्थडे इनका 24 अप्रैल में होगा। 50th बर्थडे होगा, 50वें नंबर का बर्थडे होगा।
तो इनके जो अचीवमेंट्स हैं, इनके जो कामयाबी है, उसका पूरा एक कलेक्शन एक बुक में उतारा गया है, सचिन एट 50, सचिन एट 50। और इस बुक को किसने लिखा है? बोरिया मजूमदार ने लिखा है। तो बोरिया मजूमदार की पुस्तक है। और बोरिया मजूमदार क्या है? एक स्पोर्ट कमेंटेटर है और उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। ठीक है, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे बोरिया मजूमदार के द्वारा ये पुस्तक लिखी है। अब एक और बुक के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या है? ये आत्मकथा है, मतलब कोई व्यक्ति जब अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेनिस प्लेयर जिनका नाम है जयदीप मुखर्जी, टेनिस लीजेंड जयदीप मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। तो क्रॉस कोर्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी की है, मुखर्जिया की है। ठीक है, तो जयदीप मुखर्जिया किस स्पोर्ट से थे? तो टेनिस खेलते थे ये। तो इन्होंने जो भी अचीवमेंट है, जो विक्ट्री थी, जो कि फॉल्स हुए, जो राइज हुआ, वो सारी चीजें इन्होंने अपनी बुक में लिखी है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी अपनी आत्मकथा है। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। बेसिकली स्टार स्पोर्ट्स की पॉलिसी है कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में आईपीएल की टीम जो हैं और आईपीएल के जो मैचेस होते हैं उनको प्रमोट करना है। तो इसके कई सारे ब्रांड एम्बेसडर है। कुछ समय पहले विराट कोहली को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जो कंटिन्यू रहेंगे, अभी हटे नहीं है। विराट कोहली भी स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा ऋषभ पंत को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है स्टार स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? स्टार स्पोर्ट के ऋषभ पंत बन गए हैं। ये कुछ पर्सन्स थे जो हमने देख लिए। अब बाकी न्यूज, स्टेट और नेशनल न्यूज पे हम डिस्कशन करते हैं। बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन महाराष्ट्र टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र में किस सिटी में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्कूल सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। और इसको कौन तैयार कर रहा है? वेलिंगटन कॉलेज। तो वेलिंगटन कॉलेज वन ऑफ द टॉप यूके स्कूल है जो कि लगभग 170 साल पुराना स्कूल है वेलिंगटन में। और उनके द्वारा ही पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में K2 से K1 से लेके यहाँ पे 12th क्लास तक पुणे में स्कूल बनाया जा रहा है, एकेडमिक स्कूल बनाया जा रहा है पुणे में, जो कि एक इंटरनेशनल स्कूल होगा। और इसमें जो टीचिंग शुरू होगी वो सितंबर 2023 से शुरू हो जाएगी और लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में इसे तैयार किया जा रहा है। दिस इज द वन ऑफ बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल टू ओपन इन महाराष्ट्र। और ये स्कूल जो तैयार किया जा रहा है वो सिंगापुर बेस्ड एजुकेशन कंपनी इस इंस्टीट्यूट को बिल्ड कर रही है। सारे के सारे जो टीचिंग या एजुकेशनल या इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए सिंगापुर बेस्ड एजुकेशन कंपनी इसको तैयार कर रही है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। एकनाथ शिंदे हम सभी को पता है चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर रमेश बैस है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से ही न्यूज़ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय इन प्रमोशंस। तो जो दिव्यांग पीपल होते हैं, दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनको कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा पदोन्नति में, मतलब प्रमोशन की बात हो रही है, प्रमोशन में की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने? तो आंसर हो जाएगा 4%। तो 4% रिजर्वेशन दिव्यांग पर्सन को दिया जाएगा प्रमोशन में, ऐसी बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी महिलाएं, जो भी वीमेन ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। विल नो लॉन्गर बी नीडेड टू प्रोड्यूस द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम। उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है उसके लिए उन्हें नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही है। नेक्स्ट बात करते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के ये सीएम हैं और बीच में खड़े हुए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह जी ने अभी बेसिकली लगभग 50 साल पुराना जो डिस्प्यूट था, 50 साल पुराना जो बॉर्डर डिस्प्यूट था बिटवीन द असम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसको शॉर्ट आउट करवाया है, इसे ख़त्म करवाया है और एक MOU साइन करवाया, एक पैक्ट साइन करवाया है। किसके बीच में? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। आइए पूरी न्यूज़ को हम थोड़ा समझते हैं।
असम एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन डील टू एंड 51-year-old बॉर्डर डिस्प्यूट। तो असम गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो 51 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसे फाइनली खत्म किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में लगभग 804 किलोमीटर की बाउंड्री है दोनों राज्यों के बीच में, जहां पे 123 विलेजेस ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। तो फाइनली बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि 1972 से चल रहे थे ये सॉल्व करवा दिए गए हैं। इस पैक्ट जब ये पैक्ट साइन हो रहा था तो पैक्ट साइन करवाते समय अमित शाह जी वहां पर प्रेजेंट थे। अमित शाह जी के अलावा किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जो कि अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है प्रेमा खांडू वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और फाइनली ये पैक्ट साइन किया गया है। इसके अलावा मेघालय का शिलोंग टू गेट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहाँ पे तैयार हो रहा है? शिलोंग में स्टार्ट हो रहा है, तैयार हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय अंडर चीफ मिनिस्टर कोनांग के संगमा इज सेटिंग अप मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम इन शिलोंग, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम है। बेसिकली इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट मतलब कैसे किया जा रहा है, इसका रिनोवेशन किया जा रहा है, इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है और उसका एक्सपांशन भी किया जा रहा है, मतलब उसका एरिया बढ़ाया जाएगा, नई फैसिलिटी इंक्लूड की जाएंगी, रेनोवेशन करने का काम किया जाएगा ऑफ द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जिसको पोलो ग्राउंड शिलोंग में जाना जाता है, उसका ही बेसिकली यहाँ पे अपग्रेडेशन चल रहा है। दिसंबर 2023 तक ये अपडेट हो जाएगा, और इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 30,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। और ये मल्टी फैसिलिटी आपका इंडोर स्टेडियम है जिसमें कई सारे स्पोर्ट्स को खेला जा सकता है, जैसे कि टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पीएम गति शक्ति प्लान के बारे में। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मास्टर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो रिसेंटली इसे पीएम एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड 2022 दिया गया है इनोवेशन सेंटर, ठीक है। पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 किसे दिया गया है? तो पीएम गति शक्ति हमारा जो नेशनल मास्टर प्लान है उसकी टीम को बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है। आइए पूरी चर्चा हम करते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान रिसीव पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो यहाँ पे एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवार्ड इसे दिया गया है। किस कैटेगरी में? तो इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगर मैं पीएम गति शक्ति के बारे में बात करूं तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो लैप्स रेट है उसको रिड्यूस करना, मतलब जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है, रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो हमारा जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की उसको भी इन्हांस करना है, इसलिए पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो कि टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, कई सारे सेक्टर में इसने रेलवे का और रोड कनेक्टिविटी का जाल बिछाया हुआ है। तो इसे पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं उसी न्यूज़ के बारे में जो स्टार्टिंग में डिस्कस की थी मैंने, फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। पहली बार हमारे देश में हमारे देश की जो वाटर बॉडीज हैं उनकी काउंटिंग कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। किसने कराई है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये आपकी काउंटिंग कराई है, और पहली अभी तक की पहली सेंसस है वाटर बॉडीज की। बेसिकली जो हमारे देश में 6 नंबर की माइनर इरिगेशन सेंसस हुई थी 2017-18 में, तभी इसको भी कंडक्ट कराया था, और अब इसकी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। और इसमें बताया गया है कि कितनी हमारे देश में नेचुरल और मैन मेड बॉडीज हैं, उसमें टैंक्स भी शामिल हैं, वेल्स भी शामिल हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, सभी कुछ यहाँ पे शामिल है। तो इस सेंसस में बताया गया कि हमारे देश में 24,24,540 24,24,540 वाटर बॉडी है हमारे देश में, ऐसा इस सेंसस से हमें पता चला है।
और इस सेंसस में हमें बताया कि सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडी है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, लगभग 7,47,000, लगभग 7,47,000 वाटर बॉडीज कहाँ पर हैं, तो वाटर बॉडीज आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और सबसे कम है सिक्किम में। सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम में आप देखेंगे केवल 134 वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली जो वाटर बॉडी सेंसस कराई गई वो किस नंबर की सेंसस है, तो आंसर हो जाएगा पहले नंबर की है। अगला है ये सेंसस जो है, इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में वर्तमान में कितनी वाटर बॉडीज है, तो आपका आंसर होगा 24,24,540 हमारे देश में वाटर बॉडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में वाटर बॉडीज है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम वाटर बॉडीज किस में है, तो आपका आंसर होगा सिक्किम में। अगर टॉप 3 स्टेट पूछ लिया जाए तो टॉप 3 स्टेट आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी के बाद आंध्र प्रदेश है। वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आजकल 3 का सीक्वेंस एग्जाम में बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है, 3 का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकंड पे यूपी है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है वाटर बॉडीज की सेंसस में। और लोअर स्टेट में जहाँ पे आपका वाटर बॉडी सबसे कम है तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद चंडीगढ़ के बाद दिल्ली है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं इंक्रोचमेंट के बारे में। इंक्रोचमेंट जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, वाटर बॉडी लॉस्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट, तो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 ऐसी वाटर बॉडीज है जिनका इंक्रोचमेंट हो गया, जिसके कारण वो लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। आगे कुछ और जानकारी दी गई है कि सबसे ज्यादा पॉन्ड्स जो हैं, सबसे ज्यादा जो तालाब और रिजर्व वायर है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में भी अगर सिटी या डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो 24 परगना, 24 यहाँ पे साउथ 24 परगना जो वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। स्टेट पूछ लिया तो वेस्ट बंगाल बता देना, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ ली तो आप बताएंगे साउथ 24 परगना। क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टैंक्स कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा टैंक्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ है, तो ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेक्स है, झीलें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं, लेक्स है, वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। और सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन स्कीम कौन सा राज्य चला रहा है, तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे अधिक मात्रा में वाटर कंजर्वेशन स्कीम रन करता है। इस रिपोर्ट में हमें पता चला है कि लगभग 97% जो वाटर बॉडीज़ हैं वो रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ऑब्वियस सी बात है, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वाटर बॉडी को कंजर्व करने का काम करते हैं। इंक्रोचमेंट वहां पर आप जनरली नहीं देखेंगे। तो 97% वाटर बॉडीज कहाँ है, रूरल एरियाज में है, और केवल 2.9% जो है वो अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी। वहीं हमारा डेटा जो है वो इंक्रोचमेंट के बारे में भी बताता है। कहा है कि हमारी जो टोटल वाटर बॉडीज है उसका 1.6% जो है वो इंक्रोचमेंट हो चुका है और लॉस्ट हो चुकी हैं, जिनमें भी 95% इंक्रोचमेंट जो है वो आपके जो है रूरल एरियाज में हुआ है और रिमेनिंग 4.6% अर्बन एरियाज में हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर वाटर बॉडी ज़्यादा होंगी वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेस उड़ान 5.0। तो हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जिसको ज्योति आदित्य राज सिंधिया संभालते हैं फिलहाल, उन्होंने 5वां फेज उड़ान स्कीम का शुरू किया है। 5th फेज उड़ान स्कीम क्या है, एक रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि रिमोट एरिया और रीजनल एरिया में कंट्री की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। पहले इसमें एक लिमिट थी कि जो कोई सिटीज़ है जो कि 600 किलोमीटर की रेंज में है, the 600 kilometer limit for the first phase has been done away with and there is no restriction for the distance between the origin and destination of the flight। अब यहाँ पे बोला गया है कि अब यहाँ पे डिस्टेंस का कोई वेरियर नहीं है। 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा अगर कोई सिटीज़ है जिनके बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच में भी इस उड़ान स्कीम की फ़्लाइट्स को शुरू किया जा सकता है। बेसिकली जो 5वां फेज़ है उसमें टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा एयरलाइंस जो होती हैं
है ना, जो एयरलाइंस होती हैं ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उनको रूट की ज़रूरत होती है, किस रूट पे ये उड़ान चलेंगी, किस रूट पे फ्लाइट चलाई जाएगी, तो इन्हें अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। तो अभी तक अप्रूवल का जो टाइम था वो 6 महीने का था, इसे रिड्यूस करके 4 मंथ कर दिया है। इसे रिड्यूस करके अप्रूवल टाइम 4 मंथ कर दिया है रूट के अप्रूवल के लिए। आपका ये जो उड़ान स्कीम है 2016 में शुरू की गई थी, उड़ान स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। लास्ट न्यूज़ और बड़ी छोटी सी न्यूज़ है, हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलियर। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट रिसेंटली किस ने लॉन्च किया था जो कि फेल हो गया। आप लोग ने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ब्लास्ट हो गया था, एक्सप्लोड हो गया था, है ना। तो वो किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। स्पेस एक्स का ये नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप था जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट था। इसकी कैपेसिटी अगर मैं बताऊं तो 150 मेट्रिक टन जो है वो ये इसकी कैपेसिटी थी। तो एक बहुत पावरफुल व्हीकल था जो कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सप्लोड हो गया, स्पेस एक्स से लॉन्च कर रहा था। तो ये हमारी हेडलाइंस है जो रिसेंटली आज हमने न्यूज़ देखी है, उसके बारे में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है साथी पोर्टल। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस साथी पोर्टल में ए का क्या मतलब है? ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है साथी का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप द वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी लिस्ट 2023? तो सबसे रिचेस्ट या वेल्दिएस्ट सिटी कौन सी है? तो न्यूयॉर्क सिटी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक ने रिसेंटली जो हमारे फॉरनर्स होते हैं उनके लिए, हमारे एनआरआईज वगैरह के लिए भी 2 अकाउंट शुरू किए हैं जिसका नाम है SIB सी फेयरर और SIB पल्स। क्वेश्चन ये पूछा गया कि साउथ इंडियन बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? साउथ इंडियन बैंक का हेड ऑफिस आपको त्रिशूर में मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली को बनाया गया है। ऑप्शन ए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO और MD कौन बन गए हैं? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO और MD बन गए हैं यहाँ पे रणधीर ठाकुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिग्यूल डियाज कैनल रिसेंटली किस कंट्री के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? सो आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट अवार्ड है। ये रिसेंटली किसे दिया गया? तो ये अवार्ड जो है वो एंजेला मार्कल को दिया गया और एंजेला मार्कल फॉर्मर चांसलर रही हैं आपकी जर्मनी की। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, सिंपल सी बात है कि इसरो के द्वारा रिसेंटली एक कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है टेलओस-2, इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सैटेलाइट किस कंट्री का था, ये सैटेलाइट किस कंट्री का है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर का पहला कमर्शियल सैटेलाइट इसरो ने 2015 में शुरू किया था, लॉन्च किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अ 4 टीम इंटरकॉन्टिनेंटल हीरो कप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, INIOCHOS इनकोस 23 एक्सरसाइज जो है वो रिसेंटली किस कंट्री में कंडक्ट की जा रही है? 24 अप्रैल से। तो आंसर हो जाएगा ग्रीस, जहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एज पर द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 भारत की क्या रैंकिंग है स्टार्टअप्स के मामले में? यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में भारत की रैंकिंग 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर विच होल्ड अदर इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट्स? तो मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर का क्या कहलाता है? तो हम इसे मदरबोर्ड कहते हैं। सभी लोगों ने इस टर्म को जरूर सुना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कन्वर्ट इंक to shapes, write out complex maths problem, highlight text is done using blank mode of the MS Office. MS Office के किस मोड की मदद से आप इंक को शेप्स में और मैथ्स प्रॉब्लम में हाईलाइट करने में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर क्या हो जाएगा? इंकिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर हैंडलिंग टास्क
related to the multimedia, especially game programming and video on Microsoft प्लेटफॉर्म। तो इनमें से क्या कहलाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आपकी गेमिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक माइक्रोसॉफ्ट में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो विंडो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ESC जो आपकी की होती है उसे प्रेस करने का काम करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। TMP टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू प्रोवाइड हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन। TMP टेक्नोलॉजी जो है उसे हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार किया है। TMP का फुल फॉर्म क्या है? TMP का मतलब होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ये आपका RBI ग्रेड 2 का जो पेपर था ना उसमें आया था ये क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला ओवरसीज ऑफिस किस सिटी में ओपन करने जा रही है? न्यू दिल्ली में, अबू धाबी में, बैंकॉक में या सियोल में? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम आने वाले सेशन में करेंगे। कल जो मंडे का हमारा सेशन होगा उसमें आएगा आपका वीकली CA, और वीकली CA में आपसे पूछा जाएगा क्विज, जिसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन प्रश्नों का आंसर आपको करना होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए मंडे के क्विज के लिए। मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM। टेक केयर एंड बाय बाय।